हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद गीता। कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं अपने सिलेबस में द सेकंड कमिंग बाय W.B. येट्स को। आज इसके हम ट्रांसलेशन करेंगे। इसके मेन टॉपिक्स के बारे में आपको बताऊंगी, एग्जाम से रिलेटेड आपके जो मेन पॉइंट है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि आपकी जो TGT PGT है उसकी वैकेंसियाँ आ चुकी है, आप अपने फॉर्म फिल कर ले। साथ ही साथ तैयारी भी शुरू कर दे, क्योंकि इसका जो पेपर है वो नवंबर या दिसंबर के लास्ट या फर्स्ट वीक के दौरान आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। साथ ही साथ आज अपनी ये चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उसका पूर्ण लाभ उठा सको। तो अब देर ना करते हुए जो मेन टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सेकंड कमिंग का आपको पता ही है, ये W.B. येट्स द्वारा लिखी गई एक पोएम है और ये इन्होंने लिखी थी 1919 में। इसके पब्लिकेशन की अगर बात की जाए तो पहली बार ये पब्लिश हुई थी द डायल में नवंबर 1920 में। उसके बाद में इसे जोड़ा गया एक पोएट्री कलेक्शन में जिसका नाम था माइकल रॉबर्टीज एंड द डांसर 1921 में। ठीक है, तो जब पहली बार ये पब्लिश हुई थी तो ये 1920 में हुई थी। दूसरी बार जब ये एक कलेक्शन में इंक्लूड की गई तो 1921 में की गई। पहले डायल में इनको पब्लिश कराया गया, सेकंड टाइम इनको पब्लिश कराया गया माइकल रॉबर्टीज एंड द डांसर में। ये इनका काफ़ी बेहतरीन एक पोइट्री का कलेक्शन था। उसके बाद में बात करते हैं, इट वॉज एन आउटकम ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड बिगनिंग ऑफ द आयरिश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जब ये पोएम लिखी गई उस दौरान क्या देखने को मिल रहा था, हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखने को मिल रहा था और साथ ही साथ आयरिश में भी आज़ादी के लिए एक युद्ध छिड़ा हुआ था। तो जब उन्होंने देखा कि मतलब चारों तरफ क्या है, एक उथल पुथल खून खराबा छाया हुआ है, तो उन्हें एहसास हुआ कि 2000 साल की जो ये सेंचुरी है, क्रिश्चियन जो एरा होता है वो 2000 साल का होता है। तो वो कहते हैं कि शायद अब किसी एक क्राइस्ट का फिर से जन्म होने वाला है। He believes that history runs in a cycle of 2000 years. The Christian era has run its course of 2000 years and thus Yeats believe that the second coming is about to come. कहने का मतलब ये है कि जो W.B. येट्स है, विलियम बटलर येट्स है, वो एक जो साइकिल होता है 2000 साल का, उसमें बिलीव करते थे। एक 2000 साल का एक युग होता है, उसमें ये बिलीव करते थे। वो कहते थे कि जो 2000 साल के क्रिश्चियन एरा है वो अब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि चारों तरफ का आपको अराजकता देखने को मिलेगी, ब्लड शेड देखने को मिल रहा है। अब वो कह रहे हैं कि जो एक सेकंड कमिंग है, यानी जो क्राइस्ट का फिर से जन्म होने वाला है बेथलेहम में, वो कहते हैं कि वो फिर से आने वाले हैं। इसमें एक वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, थिंग्स फॉल अपार्ट। इस पोएम की जो थर्ड लाइन है उसमें जो आपको फर्स्ट जो आपको पार्ट देखने को मिलेगा उसमें एक वर्ड है थिंग्स फॉल अपार्ट, यानी चीज़ें बिखर गई, अराजकता बढ़ गई। इस वर्ड का इस्तेमाल जो किया था चिनुआ एग्बे नाम के एक अफ्रीकन राइटर ने अपने एक नोवेल का टाइटल दिया था थिंग्स फॉल अपार्ट, वो सेकंड कमिंग से ही आया था। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका जो थिंग्स फॉल अपार्ट है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो चिनुआ एग्बे के द्वारा लिखी गई है। ये एक अफ्रीकन राइटर थे और ये जो फ्रेज़ है वो सेकंड कमिंग से इन्होंने ली है, जो टाइटल है वो इन्होंने सेकंड कमिंग से लिया था। इसमें क्या दिखाया गया है, जो ये पोएम है उसमें दिखाया गया ऑर्डर एंड डिसिप्लिन डिसअपियर। जो ऑर्डर है, जो एक तरह से ऑर्डर होता है और डिसिप्लिन होता है, वो अब दिखाई नहीं दे रहा है और ये जो दुनिया है एक क्रूरता और ब्लड शेड की ओर मुड़ गई है, यानी चारों तरफ निर्दयता दिखाई दे रही है, खून खराबा दिखाई दे रहा है। इसमें एक इमेज का यूज़ किया गया है, फाल्कन एंड फाल्कनर। दो इमेज इसमें यूज़ हुई है। जो फाल्कन है वो इमेज है एक बाज की, बाज का होता है फाल्कन, और जो फाल्कनर है वो होता है बाजीगर या बाज को उड़ाने वाला, उसका मालिक। ठीक है, तो यहाँ जो फाल्कन है ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है व्यक्ति की जो एक तरह से इंटेलेक्चुअल साइड होता है उस साइड के लिए इस्तेमाल हुआ है, और फाल्कनर हुआ है व्यक्ति की इमोशनल या फिर ये कहें कि स्पिरिचुअल साइड के लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, उसके बाद में एक वर्ड इसमें इस्तेमाल हुआ है स्पिरिटस मुंडी। ठीक है, स्पिरिटस मुंडी एक इसमें इमेज दिखाई गई है, एक मॉन्स्टर की इमेज दिखाई गई है। उसके बाद जिसका जो शरीर है वो एक लायन का है और जो सिर है उसका वो एक ह्यूमन का है। इसके बारे में कहा गया है कि ये काफ़ी डेंजरस है और जो ये इमेज है वो थॉटलेसनेस और माइंडलेस वायलेंस को दर्शाती है, विचारहीनता
और बुद्धि रहित हिंसा को दर्शाती है। तो ये जो थे इनके मेन टॉपिक थे, जिसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस अब तक पूछे गए हैं ये आपके थे। तो इन चीज़ों को या तो आप नोट कर ले। देखिए बेहतर होगा कि आप नोट करें, क्योंकि आपको ना रिवीजन के लिए एग्ज़ाम के टाइम जब आप रिवीजन करोगे अपना, तो वहाँ चीज़ें आपके सामने होती हैं। इसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अब हम इसकी जो टेक्स्ट है लाइन बाय लाइन उसको क्लियर कर लेते हैं। इसकी फर्स्ट लाइन है टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग गियर। ठीक है, तो जो गियर होता है वो चक्र को बोलते हैं। वाइडनिंग यानी घूमता हुआ चक्र। ठीक है, वाइडनिंग होता है घूमता हुआ, गियर होता है चक्र। तो जो चक्र है वो घूम रहा है, टर्निंग यानी टर्न कर रहा है, घूम रहा है, टर्निंग एंड टर्निंग, जो चक्र है वो घूम रहा है। द फाल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कनर। जो फाल्कन है, जो बाज है, वो अपने फाल्कनर को, अपने मालिक को, अपने बाजीगर को नहीं सुन पा रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति है, जो इंसान है, वो अपने जो गोड हैं, यहाँ फाल्कन को इसमें कहा गया है व्यक्ति की। मैंने आपको बताया कि जो एक साइट होती है इंटेलेक्ट की, ठीक है, उसको दिखाया गया है। जो फाल्कनर है वो है व्यक्ति की स्पिरिचुअल साइड का, और जो फाल्कन है वो है मेंटल और इंटेलेक्चुअल साइड को। तो जो व्यक्ति है उसने जो अपनी आत्मा है, फाल्कन व्यक्ति है, फाल्कनर उसकी स्पिरिचुअलिटी है, तो उस अपनी आत्मा को सुनना बंद कर दिया है, या व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं। तो इससे क्या हो गया है, थिंग्स फॉल अपार्ट। जो थिंग्स है, जो चीज़ें हैं वो फॉल अपार्ट, वो बिखर गई है। ये कहते हैं कि चारों तरफ अराजकता फैल गई है। जब चीज़ें बिखर जाएगी तो क्या होगा, चारों तरफ अराजकता फैल जाएगी, क्योंकि जो ईश्वर है वो, ईश्वर की आवाज़ इंसान द्वारा नहीं सुनी जा रही है, अपनी आत्मा की आवाज़ व्यक्ति नहीं सुन पा रहा है। तो उससे क्या होगा, चीज़ें बिखर गई हैं। द सेंटर कैन नॉट होल्ड। जो सेंटर है, जो केंद्र है, वो अब कैन नॉट होल्ड यानी हाथ में नहीं रहा। कैन नॉट होल्ड यानी जो चारों तरफ चीज़ें होती है तो उसके एक बीच में बिंदु होता है जो उसे जोड़े रखता है, जॉइंट रखता है। तो अब जो जॉइंट है उससे वो चारों तरफ की चीज़ें जो क्या हो गई है, उसके होल्ड से बाहर हो गई है। मैरी अनार्की इज़ लूजनड अपॉन द वर्ल्ड। और क्या हो गया, जो अनार्की है, जो अराजकता है, इज़ लूज्ड यानी फैल गई है अपॉन द वर्ल्ड, पूरे संसार में अराजकता फैल गई है। मैरी एनार्की यानी क्या हो गया है, जो अराजकता है इज लूज्ड फैल गई है अपॉन द वर्ल्ड, इस संसार में चारों तरफ। जब चीज़ें हाथ से बिखर गई हैं तो सेंटर से जो उसका होल्ड है वो ख़त्म हो गया है, जो उसका बंधन है वो ख़त्म हो गया है, वो उसको अपनी पकड़ नहीं बना पा रहा है। तो उससे क्या हो गया कि चारों तरफ अराजकता फैल गई है। द ब्लड डिम्ड टाइड इज लूज्ड। और वो कहते हैं कि जो ब्लड डिम्ड यानी खून खराबे की जो टाइड है, जो लहर है, इज़ लूज्ड चारों तरफ फैल गई है। अब जब अराजकता फैल गई है तो क्या होगा, चारों तरफ क्या हो गया कि एक तरह से ब्लड सैड फैल गया है। ठीक है, डिसोबीडेंस ने क्या कर दिया है, डिसोबीडेंस ने अवज्ञा से, देखिए जब हम अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं तो क्या हो गया, वो हमारी अवज्ञा हो गई। कि हाँ, एक व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुन पा रहा है तो अपनी आत्मा की अवज्ञा कर रहा है, उससे चारों तरफ हिंसा फैल गई है, खून खराबा फैल गया है। तो क्या हो गया है, जो खून खराबे का जो टाइड है, ब्लड डिम्ड टाइड जो है, यानी खून खराबे से भरा हुआ जो टाइड है, लहर है, इज़ लूज्ड चारों तरफ फैल गई है। दस एवरीवेयर एंड एवरीवेयर द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज़ ड्रोन। और चारों तरफ, एवरीवेयर यानी चारों तरफ, द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज़ ड्रोन, जो उत्सव था मासूमियत का, इस ड्रोन डूब गया है। जो मासूमियत का उत्सव था वो डूब गया है। यानी क्या हो गया है, जो डिसोबीडेंस है उसने अराजकता ले आया है, और जो इनोसेंस है उसको बरीड कर दिया है, उसको दफना दिया है। चारों तरफ हमें स्लाटर देखने को मिल रहा है, हत्याएं देखने को मिल रही है, मर्डर देखने को मिल रहे हैं। चारों तरफ क्या है, कन्फ्यूजिंग सा माहौल है। ठीक है, कन्फ्यूजिंग सा माहौल है, क्योंकि जो मैन की इंटेलेक्चुअल साइड है उसने अपनी स्पिरिचुअल साइड को सुनना बंद कर दिया है। और अगर जब जो फाल्कन है वो फाल्कनर की बात नहीं मानेगा तो क्या होगा, चारों तरफ अराजकता फैल जाएगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा, फिर आपको चीज़ें बिखरी हुई महसूस होगी। जब एक व्यक्ति अपनी आत्मा की डिसोबीडेंस करेगा, आज्ञाओं को पालन नहीं करेगा, तो उससे क्या होगा, चारों तरफ हिंसा फैल जाएगी, ब्लड शेड फैल जाएगा। उससे क्या होगा, हमारी जो
इनोसेंस है वो पूरी डूब चुकी है, चारों तरफ जो है क्या एक टाइड नज़र आ रहा है खून खराबे से भरा हुआ। द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शंस, ठीक है, जो बेस्ट हैं, जो बेस्ट पीपल हैं, उनका क्या हुआ है कि उन्होंने क्या कर दिया, लेक ऑल कन्विक्शन, अब उनमें आस्था नहीं रही है लोगों की। जो समाज के बेहतर व्यक्ति हैं उनमें लोगों की आस्था नहीं रही है। और जब ये आस्था जो बेस्ट मैन है वो अपने फेथ को खो चुके हैं, अपनी कन्विक्शन अपनी आस्था को खो चुके हैं, तो किसका राज हो गया है, वाइल द रोस्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी, वाइल जबकि द रोस्ट जो बुरे व्यक्ति हैं आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी, उनके अंदर एक गहनता से काम कर रहे हैं किस चीज़ पर, टू डिस्ट्रॉय द ट्रेडिशन एंड इनोसेंट वे ऑफ लाइफ। ठीक है दोस्तों, तो इसमें वो क्या कर रहे हैं, मतलब जो मासेस होता है ना, जो भीड़ होती है, अब उनके हाथ में राज्य चला गया है, उन्होंने अपने हाथ में जो है सत्ता ले ली है। जो बेस्ट हैं उनमें अब लोगों की आस्था नहीं रही है, उनकी कोई सुन नहीं रहा है। जो सर्वोत्तम पर्सन होते हैं, जो बेहतर व्यक्ति होते हैं, उनमें लोगों की आस्था नहीं रही है, उनमें विश्वास खत्म हो गया है। तो अब क्या हो गया है, जो राज्य है या फिर ये कहे कि जो कंट्रोल है वो भीड़ के हाथ में चला गया। अब हर व्यक्ति खुद को राजा मान रहा है, ये वाले जो है हालात पैदा हो गए हैं। तो इस तरह से जब मासिस के हाथ में अब जो राज्य का जो कंट्रोल है वो मासिस के हाथ में चला गया है, भीड़ के हाथ में चला गया है, तो इससे क्या हो गया है, वे लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, एक पैशनेट इंटेंसिटी दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा गहनता से कार्य कर रहे हैं। किस पर, वो ट्रेडिशन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वो इनोसेंस वे ऑफ लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ठीक है, इन चीज़ों को दिखाया गया है। अब वो कहते हैं surely some revelation is at hand। अब वो एक प्रोफेट की तरह बात करते हैं, W.B. येट्स अब एक प्रोफेट की तरह बात करते हैं, एक भविष्य वक्ता की तरह बात करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि कोई रेवलेशन होने वाला है, कुछ रहस्यमय, रेवलेशन होता है कुछ रहस्यमय होने वाला है, प्रकृति के हाथ में कुछ रहस्यमय सी चीज़ें आने वाली है, शायद कुछ रहस्यमय होने वाला है। surely the second coming is at, हो सकता है कि जो सेकंड कमिंग है यानी जीसस दोबारा आने वाले हैं, वो कहते हैं कि जीसस दोबारा आने वाले हैं, ऐसा लग रहा है कि सेकंड कमिंग आने वाली है, जीसस दोबारा आने वाले हैं। द सेकंड कमिंग, वो कहते हैं कि वो दूसरा आगमन, सेकंड कमिंग यानी दूसरा अवतार। हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट, कहते हैं कि मुश्किल से ये वर्ड किसी ने अब तक कहे होंगे, ये मुश्किल से ये वर्ड अब तक इस्तेमाल हुए होंगे। हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट, यानी मुश्किल से ये वर्ड अब तक किसी ने कहे होंगे। व्हेन अ वेस्ट इमेज आउट ऑफ स्पिरिटस मुंडी, देखिए ये वर्ड कई बार पूछा जा चुका है कि स्पिरिटस मुंडी किस पोएम में इस्तेमाल हुआ है, तो आपको पता होगा ये सेकंड कमिंग में इस्तेमाल हुआ है। किसने इस्तेमाल किया है, W.B. येट्स ने इस्तेमाल किया है। अब स्पिरिटस मुंडी है क्या, ठीक है, स्पिरिटस मुंडी है क्या, ये एक शेप है, एक बॉडी की शेप है, इसमें लायन की और एक सिर है इंसान का, ये इस तरह की एक शेप है। अब वो कह रहे हैं कि एक मॉन्स्टर आने वाला है। व्हेन अ वेस्ट इमेज यानी एक विस्तृत इमेज, एक बहुत बड़ी सी इमेज हमारे सामने आएगी। अब वो कहते हैं कि एक वेस्ट इमेज यानी एक विस्तृत तस्वीर मेरे सामने आई है, और वो कैसी है, एक मॉन्स्टर की है, एक दानव की है। वो कैसा दानव है, स्पिरिटस मुंडी उसका नाम है, स्पिरिटस मुंडी उसका नाम है। ट्रबल्स माई साइट, मेरी आँखों में क्या है, वो चुभ रही है। वो कहते हैं कि वो इतना दानव उसका रूप है कि ये मेरी आँखों को ट्रबल कर रहा है, परेशान कर रहा है। और कहते हैं समवेयर इन सेंट्स इन द डेजर्ट, कि कहीं डेजर्ट में, ठीक है, डेजर्ट का है, रेगिस्तान के सैंड में, रेत में कहीं वो उसे कह रहे हैं कि वो कहाँ पर है, वो बता रहे हैं कि उसके बता रहे हैं कि इस टाइम वो कहाँ पर है, वो एक रेगिस्तान में है, रेत के एक मैदान के ऊपर वो खड़ा है और क्या कर रहा है, अ शेप विद लायन बॉडी एंड द हेड ऑफ मैन, उसका जो शरीर है वो एक शेर का है और हेड ऑफ मैन, और उसका जो सिर है वो किसका है, व्यक्ति का है, आदमी का है। कहने का आशय यह है कि जो लायन है वो किस चीज़ का शो कर रहा है, वो कर रहा है मतलब रिलीज, एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए, कि वो अपनी ताकत को शो कर रहा है।
अब ये जो इमेज है इस दानव की मॉन्स्टर की जो इमेज है वो कैसी है, बहुत ज़्यादा ताकतवर उसका शरीर है, वो ताकत को एनर्जी को शो कर रहा है, वो दिखा रहा है कि वो कितना डेंजर है। और जो उसका माइंड है वो किसका है, वो इंसान का है। अब इंसान का दिमाग है तो वो कैसा है, अब एक दानव है और उस पर सिर जो है इंसान का है, तो सीधी सी बात है वो किसका है, मेकिंग वाइज प्लान एंड प्लॉट्स। अब वो क्या करेगा, बुरे से बुरे जो एक तरह से प्लान्स होंगे, उसके आइडियाज़ होंगे, जो उसकी एक तरह से प्लॉट्स बनाएगा, वो अब षड्यंत्र करने में जो है माहिर होगा। अब ताकत भी उसके पास है और इंसान का दिमाग है जिसमें एक से एक बढ़कर षड्यंत्र है, और वो लोगों को डराने के लिए और अपने जो वाइल्ड प्लान्स होंगे, एक तरह से उसके जो दुनिया पर राज करने के खुद के जो उसके प्लान्स होंगे वो उनको दिखाएगा। अब वो कहते हैं वो कैसा दिख रहा है, अब ब्लैंक, गेज ब्लैंक, कि उसकी जो नज़र है ना वो ब्लैंक है। कहने का आशय यह है कि उसकी जो नज़र है वो इतनी ख़तरनाक है, बेहद ज़्यादा ख़तरनाक है, और एज एंड पिटीलेस एज द सन, और वो इतना निर्दयी है जैसे कि सूरज। अब वो कह रहे हैं कि वो इतना निर्दयी है जैसे कि कोई सूरज हो, इज़ मूविंग इट्स स्लो थाइस। अब वो कहते हैं कि वो इस तरह से आगे वो क्या कर रहा है, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है विद इट्स स्लो थाइस, यानी अपनी धीमी थाइस, जांघों के साथ में। वो भारी भरकम शरीर है उसका, वो धीरे धीरे, जैसे आप शेर को देखते हैं ना, वो शिकार करता है तो क्या करता है, शेर धीरे धीरे जो है अपने आगे कदम बढ़ाता है, तो क्या कर उससे क्या होगा, जिससे उसके शिकार को पता ना चले कि वो उसकी तरफ आ रहा है और वो शिकार कर लेता है। तो वो इसी तरह से जो स्प्रिटस मुंडी है वे क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे से आगे, वो मॉन्स्टर जो है आगे बढ़ रहा है अपनी स्लो थाइस के साथ में। वाइल ऑल अबाउट इट, और इन सब के साथ में रील शैडोज ऑफ द इंडिग्नेंट डेजर्ट बर्ड्स, जो वहाँ पर घबराई हुई डेजर्ट की बर्ड्स हैं, जो पक्षी है, रेगिस्तानी जो पक्षी हैं, वो डर के मारे उन्होंने क्या कर लिया, वो जो उसकी थाई है वो आगे धीरे धीरे बढ़ रही है, पक्षी देख रहे हैं कि एक दानव आ रहा है, तो वे सब के सब आसमान में चले गए हैं और उन्होंने रील शैडो बनाना शुरू कर दिया है, यानी वो घूम रहे हैं घबराहट के मारे, कपकपाते हुए उन्होंने क्या कर रहे हैं, वे चिल्ला रहे हैं, और चिल्लाते हुए आसमान में उन्होंने एक गोल घेरा बना लिया है, उस घेरे में वे जो है घूम रहे हैं। अब वो कह रहे हैं, अब वो कहते हैं कि चारों तरफ जो उन्होंने घेरा बना लिया है डर के मारे, वे चिल्ला रही हैं। अब वो कहते हैं द डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन, कि ऐसा लग रहा है कि फिर से अंधेरा छाने वाला है। वो कहते हैं कि फिर से अंधेरा छाने वाला है, जैसा कि क्राइस्ट के आने से पहले जो है, इस ईसा मसीह के आने से पहले चारों तरफ अंधेरा छा गया था, वही अंधेरा फिर से छा रहा है। बट नाउ आई नो, लेकिन अब मैं जानता हूँ दैट 20 सेंचुरीज ऑफ स्टोनी स्लीप्स, कि जो 20 सेंचुरीज हैं, स्टोनी स्लीप का मतलब है कि एक तरह से पत्थर हो चुकी थी, पत्थर जैसी जो ये नींद है, वर वेक्स्ड होता है बुरा, नाइटमेयर होता है सपना, बाय द रॉकिंग क्रेडल। द 20 सेंचुरीज ऑफ स्टोनी स्लीप वर वेक्स्ड टू नाइटमेयर बाय अ रॉकिंग क्रेडल। रॉकिंग क्रेडल होता है पालना, रॉकिंग यानी अब वो हिलने लगा है। 2000 साल का जो एक पत्थर जैसी नींद थी, वो अब एक बुरे सपने के साथ में, नाइटमेयर होता है रात का सपना, वेक्स्ड होता है बुरा, ठीक है, तो एक बुरे सपने के साथ में ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि अब जो पालना है वो हिलने लगा है। पालना किसका हिलने लगा है, जब 2000 साल पहले क्राइस्ट आए थे तो वो पालना था, वो हिला था, कहने का मतलब है कि उनका जन्म हुआ था और अब फिर से उनका जन्म होने वाला है, वो पालना हिल रहा है। 2000 साल का जो एक ईसाई धर्म में एक सेंचुरी का एक युग होता है, वो कहते हैं कि 20 सेंचुरी वे ख़त्म हो चुकी है और एक नया युग आने वाला है। ये बुरा सपना अब ख़त्म हो जाएगा क्योंकि अब पालना हिल रहा है। एंड व्हाट रफ बीस्ट, और जो ये हिंसात्मक जानवर है, इट्स आवर कम राउंड एट लास्ट, इसका जो समय है वो अब अंत की तरफ आ गया है। अब ये क्यों कह रहे हैं, स्लेचेस टुवर्ड बेथलेहम टू बी बोर्न, क्योंकि अब ये
बैथेलम की ओर मुड़ रहा है और जहाँ ईसा मसीह का जन्म हो रहा है। स्लचिस होता है बढ़ रहा है, कहाँ? बैथेलम की तरफ, और जहाँ पर क्या है, क्राइस्ट का जन्म होने वाला है। तो इस तरह से एक होप है, क्योंकि चारों तरफ एक वॉर छिड़ा हुआ है, आयरिश वॉर छिड़ा हुआ है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ा हुआ है। तो उससे परेशान होकर अब उन्हें दिख रहा है कि ये जो इमेज है एक थॉटलेस इमेज है और एक माइंडलेस वायलेंस की इमेज है, चारों तरफ जो फैली हुई है। ये एक तरह से जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और आयरिश वॉर को उन्होंने स्पिरिटस मुंडी की तरह कहा है कि ये एक दानव की तरह जो है आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब ये बैथेलम की तरफ मुड़ रहा है। तो यहाँ उनको एक आशा की किरण नज़र आती है, क्योंकि अब ये युग ख़त्म होने वाला है और एक नए युग की शुरुआत होगी, एक नए अवतार आएगा क्राइस्ट का, ये फिर से आने वाले हैं। तो क्या होगा, एक होप उन्हें जगी है कि अब वो बैथेलम की तरफ मुड़ रहा है, तो यानी अब इसका अंत है, अब ये सब ख़त्म हो जाएगा, फिर से एक नई शुरुआत होगी। तो ये इसकी एक छोटी सी इसकी ट्रांसलेशन थी, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। बस आप कुछ वर्ड्स का ध्यान रखें। इसमें जो इमेज 3 इमेज यूज़ हुई है, फाल्कनर और स्पिरिटस मुंडी की, उसका आप ध्यान रखें। एक वर्ड है थिंग्स फॉल अपार्ट, जो चिनुआ एग्बे ने अपने नोवेल का टाइटल इसको बनाया था, ये पूछा जाता है। बाकी आप इसकी लाइंस को पढ़ लीजिए, क्योंकि लाइंस भी जो है आजकल पूछी जा रही है, एग्जाम्स में लाइन पूछ लेते हैं कि ये कहाँ से है, ये किसकी लिखी हुई है, किस पोएम की है। तो आप इन चीज़ों को एक बार ट्रांसलेशंस की जरूर देख लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा करती हूँ कि अब आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करेंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो अब आपको दुगनी मेहनत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।